अशा नेत्यांचं जास्त उज्ज्वल भविष्य नाही. धीरज शर्मा यांची सत्यजित तांबेंवर टीका. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय धीरज शर्मांची सत्यजित तांबेंवर टीका. महत्त्वाकांक्षेसाठी सत्यजित तांबे यांनी विचारांची तडजोड केली ते आमच्या दृष्टीने योग्य नाही. उद्योगपती गौतम अदानी प्रकरणातून मोदींवर टीका. काँग्रेसचा इंटरनॅशनल विषय आहे. ज्याप्रमाणे काँग्रेसने कारवाई केली हे सगळं स्पष्ट आहे की त्या ठिकाणी काँग्रेसला उमेदवार द्यायचा होता. त्या ठिकाणी सत्यजित तांबे यांनी स्मार्ट पॉलिटिक्स दाखवले. मात्र येणाऱ्या काळात जनता कशा पद्धतीने स्वीकारेल हे पाहावे लागेल. असे राजकारण जास्त काळ टिकणार नाही. महत्त्वाकांक्षेसाठी सत्यजित तांबे यांनी विचारांची तडजोड केली ते आपल्या दृष्टीने योग्य नाही. पूर्वनियोजित राजकारण करत भाजपने तेथे आपला उमेदवार दिला नाही. पण काँग्रेसने सुधीर तांबे यांना एबी फॉर्म देऊन देखील त्यांनी भरला नाही. महाराष्ट्रातील जनता हे सर्व पाहत आहे. सगळं राजकारण करून त्यांनी निवडणूक जिंकली आहे. पण युवा नेत्यासाठी अर्थात सत्यजित तांबे जास्त दिवस चालेल असं मला वाटत नाही. अशा नेत्यांचं जास्त उज्ज्वल भविष्य नाही. महाराष्ट्रातील जनता त्यांना स्वीकारणार नाही, अशी टीका धीरज शर्मा यांनी सत्यजित तांबे यांच्यावर केली. तसेच उद्योगपती अदानी यांच्यावर देखील त्यांनी टीका केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही जवळच्या उद्योगपती मित्रांचा विचार केला आणि त्यांना मजबूत करत जगातील सर्वात श्रीमंत बनवले. मात्र तो फुगा फुटणारच होता. देशात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संकट आले आहे. सत्तेचा वापर काही लोकांना मोठं करण्यासाठी झालाय. सर्वसामान्य लोकांपर्यंत कोणत्याही योजना पोहोचल्या नाहीत. भारतात सध्या चिंताजनक परिस्थिती आहे. तर त्यासाठी सर्वांनी विचार करणे गरजेचे आहे. हे आपण मान्य केले पाहिजे. भाजपची आर्थिक निधी देशासाठी योग्य नाही. लोन घेऊन मोठे मोठे व्यापारी देश सोडून पळून गेले आहेत. याआधी आपण पाहिले आहे की विजय मल्ल्या, मोदी, मेहुल चौकसी हे पळून गेले आहेत. या व्यापाऱ्यांना सरकारने अनेक सवलती दिल्या, त्यांना मदत देखील केली. एक वेळ अशी आली की या लोकांनी देशच सोडून दिला. या प्रकारची भीती आजही देशातील नागरिकांना वाटत आहे. 2014 पासून केंद्रात भाजप सरकार आहे. त्यांचे आर्थिक धोरण देशात घातक आहे. आर्थिकदृष्ट्या देशाचं नुकसान झालं, त्यात भारत मागे पडत आहे. या सर्वांची जबाबदारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घ्यावी, असे देखील धीरज शर्मा यांनी उद्योगपती अदानींवरती भाष्य करताना सांगितलंय. देखिए, आज मेरा शोलापुर में आना हुआ है. मैं राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा. वैसे तो ये जो दौरा था मेरा कोई राजनीतिक दौरा नहीं था. कुछ सामाजिक कार्यक्रमों के लिए मेरा आना हुआ है यहाँ पे. और विभिन्न संगठनों के विभिन्न सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन और अलग अलग फील्ड के मेरे युवाओं के साथ आज यहाँ पे संवाद हुआ है. और मैंने देखा कि प्रॉब्लम सिर्फ ये शोलापुर की नहीं है, पूरे देश में ये समस्याएं सेम हैं. अभी मैं साउथ में केरला भी होके आया, छत्तीसगढ़ का भी मैं दौरा करके आया, जम्मू का भी दौरा करके आया. कहने का मतलब ये है कि जो युवाओं के जो प्रश्न हैं वो 2014 से लेके आज 2023 हो गया है, वो जस के तस बने हुए हैं. आज हम सब लोग देख रहे हैं कि केंद्र की सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करी थी कि युवाओं को हम इस तरीके का एक रोज़गार देंगे, एक इतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देने का हम काम करेंगे. लेकिन आज 8 साल 9 साल हो गए हैं, समस्याएं वैसे ही जस की तस बनी हुई है. तो क्या कब तक युवाओं को इसी तरीके से भ्रमित किया जाएगा? आज जाति पाति धर्म के नाम पे मंदिर मस्जिद के लिए युवाओं को एक तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है. सिर्फ और सिर्फ क्या मेरा मानना ये है कि क्या मुद्दे सिर्फ देश में इस वक्त मंदिर मस्जिद के ही रह गए हैं, जात पात और धर्म के नाम के टकराव के रह गए हैं, या मुद्दा आज हम लोगों को रोज़गार का है? बड़ी बड़ी डिग्री, बड़ी बड़ी पढ़ाई करने के बाद अगर आज एक इंजीनियर वेटर की नौकरी करने पे मजबूर है तो ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और इसके जिम्मेवार हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं. बड़ी बड़ी स्कीम्स आई, स्टार्टअप इंडिया से लेके आज बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि ये फिर से दोबारा से एक युवाओं के हाथ में झुनझुना पकड़ाने का काम हुआ है. इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन, कोई एग्जीक्यूशन हम लोगों ने नहीं देखा है. देश के युवा अब ये चाहता है कि अब मूलभूत मुद्दों पे बात हो. आज महंगाई हम लोग देख रहे हैं, पेट्रोल के भाव, सिलेंडर के भाव. एक समय पे भाजपा कितने अच्छे तरीके से मुद्दों को सड़क पे उतर के उठाती थी. जब एक सिलेंडर के भाव बढ़ जाते थे
तो हमारी केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती ईरानी जी अपनी चूड़ियाँ तोड़ देती थी, प्रधानमंत्री जी को चूड़ियाँ भेज देती थी। महंगाई के मुद्दे पे सब लोग उतर आते थे, लेकिन आज महंगाई 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो वो सारे नेता कहाँ हैं आज? कहाँ उनकी चूड़ियाँ हैं? आज क्यों नहीं वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं? जब विपक्ष इन मुद्दों को उठाने का काम करता है तो इन मुद्दों से उनको डाइवर्ट किया जाता है। आज सरकार से सवाल पूछने का मतलब ये है कि आज हम देश के खिलाफ जा रहे हैं। हमारे को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि अगर हम सरकार की किसी भी गलती पे आवाज़ उठाते हैं तो हमें देशद्रोही की तरह देखा जाता है। कुछ भी हमारे ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं, पुलिस केस बना दिए जाते हैं। आज एक स्टेबल गवर्नमेंट महाराष्ट्र में हम सब लोगों ने देखा। 2022 में 19 से लेकर 22 तक महाविकास आघाड़ी ने कोविड काल में इतना अच्छा काम किया। सुप्रीम कोर्ट तक ने भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री को अप्रिशिएट किया अच्छा काम करने के लिए। लेकिन एक डर का, एक लालच का एक ऐसा माहौल बनाया गया। हम सब लोगों ने देखा है कि किस तरीके से ये सरकार को गिराया गया। क्यों कर्नाटक की सरकार को गिरा दिया गया? क्यों मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दिया गया? क्यों महाराष्ट्र की सरकार को गिरा दिया गया? किस तरीके से सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल आज अपने एक राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये केंद्र की सरकार और ये प्रदेश की सरकार कर रही है। इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना है। क्या हमारा लोकतंत्र कमज़ोर नहीं किया जा रहा है? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे आज एक बहुत बड़ा खतरा नहीं मंडरा रहा है? ये हम सब लोगों को समझना है। युवा प्रतिनिधि होने के नाते मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि अब मंदिर मस्जिद की बातें बहुत हो गई। अब हमारे को जो रोज़गार की बात करेगा, जो सरकार अच्छी शिक्षा देगी, अच्छा स्वास्थ्य देगा, अच्छा रोज़गार देगा, देश का युवा उसी के साथ होगा। और अब लगातार 8-9 साल हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। 2024 में देश के युवाओं को देखना और महाराष्ट्र के युवाओं को देखना है कि एक ऐसी सरकार चाहिए जो बड़े बड़े वादे करके उनको भ्रमित करे, या एक ऐसी सरकार चाहिए जिस तरीके से आदरणीय शरद पवार साहब ने यहाँ पे महाराष्ट्र को डेवलप करने का काम किया है। दोबारा से एक ऐसी स्टेबल गवर्नमेंट अब महाराष्ट्र का युवा देख रहा है। इसके लिए एक साथ में आके सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन अभी पदवीधर का इलेक्शन हुआ महाराष्ट्र में, तो उसमें सत्यजीत तांबे जो है वो कांग्रेस के कद्दावर नेता है, युवा नेता है। तो उनके बारे में महाविकास आघाड़ी ने कुछ अलग से न्याय किया और उनको जेएमयू का घटक न बोलते हुए उनके खिलाफ में एक उम्मीदवार दिया। क्या इस प्रकार आप मोदी या भाजपा को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में हमेशा वैचारिक तौर पे कार्यकर्ता उत्पन्न हुए। कार्यकर्ताओं ने वैचारिक तौर पे लड़ाई लड़ी, हम लोग लगातार लड़ते चले गए। लेकिन कुछ समय से हम देख रहे हैं डर का और लालच का एक माहौल बनाया जा रहा है। एक अपॉर्चुनिस्टिक राजकारण की एक शुरुआत इस देश में करी जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। और मुझे लगता है कि जो हमारे युवा साथी सत्यजीत तांबे, उनको भी अपने विचारों पे अडिग रहना चाहिए था। और कांग्रेस ने उनको हमेशा मौका दिया। ये अपॉर्चुनिस्टिक राजकारण ज़्यादा दिन का नहीं है। और मुझे लगता है कि यदि अभी तक तो उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया, यदि वो भाजपा की तरफ अपना रुख करते हैं तो मेरा मानना है कि डूबते हुए जहाज की उन्होंने सवारी करने का फैसला लिया है। लेकिन मविया में जो कुछ बनाव बिगड़ रहा है, बात बिगड़ रही है, उसके बारे में कोई देख नहीं रहा। जैसे कि कल अजित पवार जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उसके ऊपर नाना पटोले जी ने अलग स्टेटमेंट दिया, जो कंट्रोवर्शियल एक दूसरे के खोज में था। तो इधर में विरोधक ही एकजुट नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट को कैसे टक्कर दे सकते? देखिए, जब 3 संगठन मिलके कर रहे हैं, सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। कंट्रोवर्सी कहीं पे भी नहीं है। महाविकास आघाड़ी बिल्कुल साथ में है। और सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं, पूरे देश का विपक्ष आज पवार साहब की तरफ देख रहा है। मुझे लगता है कि इस वक्त 2024 में और देश के सब लोगों का मानना है कि अगर कोई विपक्ष को एक साथ ला सकता है तो वो शरद पवार साहब लेके आ सकते हैं। आज जिस तरीके से सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करके हमारे साथियों को डराया जा रहा है, लालच देके तोड़ा जा रहा है, महाराष्ट्र की जनता ये सब समझ चुकी है और इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आज सर्वे में भी जिस तरीके से दिखाया गया है
बीजेपी और उसके साथियों के लिए अभी माहौल अच्छा नहीं है, लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। 5 विधान परिषद के चुनाव में भाजपा को सिर्फ एक में जीत प्राप्ति हुई है। ये एक साफ संदेश है कि महाराष्ट्र की जनता जिस तरीके से उन्होंने इस सरकार को इंस्टेबल करने का काम किया है, महाराष्ट्र की जनता आने वाले समय में उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आने वाला समय महाविकास आघाड़ी का है, हम सब लोग यूनाइटेड हैं, महाराष्ट्र की जनता के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं और उनके अधिकार के लिए सब एक साथ आने के लिए तैयार हैं।